नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th की जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 नई बुक के अकॉर्डिंग और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का एक वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा पैशेंस रख के। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी का एक एक क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। पूरा वीडियो कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक और अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का अगर हम लोग यूनिट वाइज जैसे किसी भी चैप्टर को आप लोग पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि ये चैप्टर हमारा कितना वेटेज रखता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो अगर हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करें तो ये चैप्टर स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी करके आपके पास एक यूनिट है, उसका हिस्सा है ना। देखो यूनिट का नेम क्या है आप लोगों के पास में, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, है ना। तो इस यूनिट का हिस्सा है ये वाला चैप्टर। इस यूनिट के अंदर दो चैप्टर है और ओवरऑल 2 चैप्टर्स को मिला के इस यूनिट का वेटेज है 11 मार्क्स का। जो बच्चा आप में से ऐसा है कि डिप्रेस्ड है, जिसने अभी तक प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं करी है, उसको सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ना चाहिए ताकि क्या है कि वो सेल्फ मोटिवेट महसूस कर सके खुद को। तो देखो चैप्टर नंबर 14 और 15 मतलब स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी मिला के 11 मार्क्स का है। उसमें से प्रोबेबिलिटी अप्रोक्स 4 to 5 मार्क्स का रहने के चांसेस रहते हैं, या तो 4 नंबर का या फिर 5 नंबर का रहने के चांसेस रहते हैं। लास्ट ईयर बोर्ड के एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी का वेटेज 4 मार्क्स का था, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के ही पेपर में, है ना। उसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, मतलब एक एमसीक्यू आया था लास्ट ईयर बोर्ड में प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से, और एक क्वेश्चन यहां पर 3 मार्क्स का आया था। तो ओवरऑल 2 क्वेश्चंस थे आपके लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में, जिसमें से एक एमसीक्यू था और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज आप लोगों को यह पता है कि लास्ट ईयर से एमसीक्यू पूछा था। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें ऐसी है जिसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको उन चीजों को डायरेक्ट याद रखना है ना। जैसे एक फर्स्ट नंबर की चीज, फॉर्मूला कैसे बनता है पहले उसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं ना। जैसे मान लो आप लोगों के पास में एक डाइस है, आपने किसी डाइस को थ्रो करा और किसी डाइस को थ्रो करने पर आप लोगों के पास में 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 चीजें आ सकती है ना। किसी डाइस को मैंने थ्रो करा तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ये 6 चीजें मेरे पास किसी एक डाइस को थ्रो करने पर आ सकती है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, यहां क्या होता है ना, हम लोग जब 10th तक की प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो जैसे किसी आप डाइस को फेंकोगे तो 10th तक की प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक बार 1 ही आएगा, एक बार 2, फिर एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5 और एक बार 6, है ना। किसी के मन में ऐसा आ रहा होगा सर हमने डाइस को फेंका 2 बार 1 आ गया तो, या किसी डाइस को फेंकने पर कंटिन्यूअस 5 आ गया तो, है ना। तो वो जो रिपीटेशन वाली चीज होती है वो प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोग आफ्टर 10th पढ़ेंगे, 11th और 12th में अगर आप लोग मैथमेटिक्स लेते हैं तो। अभी इतना सा मानना है कि किसी डाइस को मैं थ्रो करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 इंडिपेंडेंट इवेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को इसमें से ऐसा बोलूं कि सपोज मुझे यहां से ये बताओ कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। यहां से मुझे क्या बताओ कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप लोग क्या बोलोगे सर इवन नंबर कितने हो सकते हैं। एक 2 हो सकता है, एक 4 हो सकता है, एक और क्या हो सकता है 6 हो सकता है। तो आप बोलोगे सर 3 बार ऐसा हो सकता है। कितनी बार ऐसा हो सकता है 3 बार। कितनी बार बेस है, आप टोटल डाइस को कितनी बार थ्रो करते हो, आप बोलोगे सर मैं 6 टाइम डाइस को थ्रो करता हूं, उसमें से 3 टाइम ऐसा हो सकता है जब मुझे मेरे फेवर की चीज मिल जाएगी। तो हम इसको ऐसा लिखा करते हैं कि 6 टाइम अगर मैं टोटल किसी डाइस को फेंकता हूं तो उसमें से मुझे मेरे फेवर की चीज कितनी बार मिल रही है, 3 टाइम मिल रही है ना। तो बस इस टाइप में रिप्रेजेंटेशन ही इसका प्रोबेबिलिटी होता है। तो आप लोग क्या बोलते हो कि एक तरह से प्रोबेबिलिटी है क्या। तो यहां से हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी की थोड़ी सी डेफिनेशन देने की कोशिश करें तो आप लोग बोलोगे क्या कि सर यहां पर ये 6 आ रहा है, ये 6 है क्या, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही तो है। ये 6 क्या है आप लोगों के पास में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। और ये जो ऊपर 3 लिखा है ना, ये 3 क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है, एक बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि आपको ये देखना है कि आप टोटल नंबर में से आपके फेवर की चीज को कितनी बार ला पा रहे हो, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आज के बाद कि ये जो लिखा है ना पीई, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी
क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अच्छा सेकंड नंबर की चीज, अगर मान लो मैंने आप लोगों को यहां से ऐसा बोला कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो आप लोगों ने क्या बताया? 3/6 है ना, 3/6 को आप लोग कैंसल आउट करके क्या बोल सकते हो? 1/2। अगर मैं यहां से आप लोगों को ऐसा बोलता नोट इवन, इवन नंबर नहीं होना चाहिए, है ना, तो आप क्या बोलते? सर इवन नंबर नहीं होना चाहिए मतलब 1 चलेगा, 3 चलेगा और 5 चलेगा, है ना, 1 चलेगा, 3 चलेगा और 5 चलेगा। तो भी आप लोग क्या बोल रहे हो कि आउट ऑफ 6 3 कंडीशंस ऐसी हो सकती है जहां इवन नंबर नहीं होगा, है ना, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। अब एक नोटिस करने वाली चीज जो थी ना यहां पर ध्यान से समझने वाली, वो क्या थी कि मैंने किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली, उसको मैंने बोला पीई, है ना, उसी इवेंट का अगर मैं नेगेटिव निकालना चाहूं तो उसको हम लोग पी डैश ही बोलते हैं। उसी इवेंट का अगर मैं नेगेटिव निकालना चाहूं तो मैंने क्या लिखते? पी डैश ही। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, है ना, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके पास बाहर आती है, वो क्या है? किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का जो सम होता है ना, वो हमेशा कितना होता है? 1। याद रखिएगा, किसी इवेंट का होना और किसी इवेंट का नहीं होना, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है भैया, वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है ना चीज? तो 2 पॉइंट मैंने आपको अभी तक सिखाया कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है ना चीज? फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या था? किसी इवेंट को मैं पी लिख रहा हूं तो उसके नेगेटिव, उसी का नोट वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग पी डैश लिखते हैं, और पीई प्लस पी डैश ई जो होता है उसका सम हमेशा 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां पर बेस्ड एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे सपोज आप लोगों को बोल दिया कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 5/13, है ना, तो उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1 माइनस आप लोग क्या कर देंगे? 5/13, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 8/13, है ना। ठीक है, ये सेकंड नंबर का आपका केस था। नेक्स्ट चीज थर्ड नंबर की, और ये थर्ड नंबर की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन हमारे पास बनता है। ठीक है, समझना चीज को क्या? थर्ड नंबर का केस, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, लेकिन किससे छोटी और किसके बराबर होगी? 1 के। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मे भी इस साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए इसका कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है। तो ध्यान रखना, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है लेकिन 0 से छोटी नहीं होगी। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट 0 से छोटी नहीं हो सकती है और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। यहां तक की चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यहां तक की चीज क्लियर है ना? तो ये 3 पॉइंट थे जो की पॉइंट थे, वो आप लोगों को इस प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है ना। अब देखो, अगर नेक्स्ट चीज की मैं बात करूं आपसे, तो इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर की अगर हम लोग 10th के पर्पस से बात करें, है ना, 10th के पर्पस से अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो 10th के पर्पस से प्रोबेबिलिटी के अंदर हमको कॉइन पढ़ना चाहिए, एक हमको डाइस पढ़ना चाहिए, है ना, एक हम लोगों को यहां पर कार्ड्स के क्वेश्चन मिलते हैं, और एक ईयर और लीप ईयर का क्वेश्चन आपके सिलेबस का हिस्सा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ऐसे क्वेश्चन है नहीं, लेकिन सीबीएसई ने बहुत बार पूछा है ईयर और लीप ईयर के बिहाफ पर क्वेश्चन। तो मैंने इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को आप लोगों को इजी बनाने के लिए, आप लोगों को ज्यादा समझ आए उसके लिए इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट सेक्शन क्या? कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस, सेकंड सेक्शन आपका डाइस से रिलेटेड, थर्ड सेक्शन कार्ड से रिलेटेड, और फोर्थ सेक्शन क्या हमारे पास? ईयर और लीप ईयर से रिलेटेड। ठीक है ना? तो ये 4 सेक्शंस हम लोगों को पढ़ने हैं, बहुत ढंग से सुनिएगा। इन 4 सेक्शन से बाहर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, इसीलिए इनको एक बार बहुत अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करिएगा मेरे साथ साथ। देखो, सबसे पहले नंबर पे मैं बात कर रहा हूं कॉइन से रिलेटेड, है ना, सबसे फर्स्ट नंबर की बात क्या कर रहे हैं हम लोग? कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको बिल्कुल बेसिक से। देखो, अगर कॉइन के अंदर कभी भी आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने, कॉइन के अंदर आप लोगों को क्या करना है बेटा? कभी भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं, तो कॉइन के केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसका नाम है 2 की पावर n। तो याद रखिएगा, कॉइन के अंदर
अगर कभी भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं तो आप लोग एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, उस फॉर्मूले का नाम क्या है, 2 की पावर n, है ना। अब समझिएगा ध्यान से, ये 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर दो सिचुएशन होती है किसी कॉइन के लिए, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है ना। यहां पावर n किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉइन्स को। जैसे कॉइन के क्वेश्चन आपके 3 कैटेगरी में बनते हैं, एक आपने किसी सिंगल कॉइन को टॉस किया, एक आपने किसी 2 कॉइन को साथ में टॉस किया, और एक आपने किसी 3 कॉइन्स को साथ में टॉस किया, है ना। 3 कैटेगरी हमारे पास 10th के पर्पज से फ्रूटफुल है। उसमें से फर्स्ट कैटेगरी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अगर हम लोग 1 कॉइन को टॉस करते हैं, है ना, अगर हम लोग क्या करते हैं बेटा, 1 कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 1 कॉइन को टॉस करता हूं, तो अगर मैं आपसे यह पूछ लूं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, 2 की पावर n। 2 की पावर n, इसका मतलब आप बोलोगे सर 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 मतलब बेटा कितने आउटकम्स होंगे आप लोगों के पास में, 2 आउटकम्स, है ना। अब ये जो 2 आउटकम्स है ना, ये 2 आउटकम्स कौन कौन से होंगे, तो आप बोलोगे एक हेड होगा और एक और क्या होगा, टेल होगा। तो किसी एक सिंगल कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 आउटकम मिलते हैं, एक हेड आ सकता है, एक और क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। और इस टाइप में जो हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कि एक सिचुएशन हेड है, एक सिचुएशन क्या है, टेल है, उसको हम लोग ऐसा कैपिटल एस से लिखते हैं। ये इसका सैंपल स्पेस है, ये क्या है, इसका सैंपल स्पेस है, मतलब टोटल पॉसिबल जो इवेंट था, ये जो इवेंट था, इसकी टोटल पॉसिबल सिचुएशंस क्या क्या थी, वो ये होती है सैंपल स्पेस, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूं कि किसी सिंगल कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, और एक पूछ लूं मैं आपको टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर, ओवरऑल कितने केस है, 2, है ना, उसमें से हेड कितनी बार आ सकता है, 1 टाइम, तो 1/2 इसका आंसर हो गया। मैं आपसे पूछूं बेटा टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप बोलोगे सर टेल कितनी बार आ सकता है, 1 टाइम, कितने में से, 2 में से, है ना। तो ये 1 कॉइन के लिए 2 ही सिचुएशन थी, और दोनों ही सिचुएशन से क्वेश्चन बनने के चांसेस न के बराबर है, इसीलिए इसको हम लोगों ने केवल सीखा है, ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग मेन चीज को ध्यान से समझना, 2 कॉइन का और 3 कॉइन का क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस बेटा बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं 2 कॉइन के लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना चीज को, अगर आप लोग 2 कॉइन को टॉस करते हैं, अगर आप लोग 2 कॉइन को टॉस करते हैं, तो सबसे पहली चीज आपसे कोई ऐसा पूछे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताओ, आपसे कभी कोई ऐसा पूछे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे सर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या, 2 की पावर n। तो 2 तो लिखना ही था, n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉइन्स को। तो आप बोलोगे 2 कॉइन है मतलब 2 की पावर 2, तो टोटल कितने केस होंगे बेटा, 4 केस होंगे, है ना। अब ये 4 केसेस क्या होते हैं उसको ढंग से सुनना। इस 4 केसेस को फाइंड आउट करने की पहले एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर हमको ये 4 केसेस चाहिए तो आप क्या करो बेटा, 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो। टोटल जो 4 केसेस थे उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते क्या है, 2 बार हेड लिख दिया, 2 बार टेल, उसके बाद हम लोग इसको अल्टरनेट लिख देते हैं, हेड टेल और ये हेड टेल, ठीक है। या आ गई हमारे पास 4 सिचुएशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2 कॉइन को टॉस करते हो तो जो सैंपल स्पेस बनता है वो क्या क्या हो सकता है समझना। हो सकता है कि दोनों ही कॉइन पर हेड हो, है ना। हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पर हेड हो, सेकंड कॉइन पर टेल आ जाए। हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पर टेल है, सेकंड कॉइन पर हेड हो जाए, है ना। और हो सकता है कि दोनों ही कॉइन पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो याद रखिएगा, वापस से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं किसी 2 कॉइन को एक साथ टॉस करता हूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 2, मतलब 4 केसेस हो सकते हैं। ये 4 केसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 टाइम हेड लिखते हैं, 2 टाइम टेल लिखते हैं, और उसके बाद अल्टरनेट हेड टेल लिखते हैं। तो मैंने वही करा, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल और अल्टरनेट, ठीक है। ये बन गया आपके पास 2 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत ढंग से सुनिएगा, ये बहुत काम की चीज है, यहां से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से बोलूं, एग्जैक्टली 1 हेड, है ना। जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है, एग्जैक्टली 1 हेड। एक चीज मैंने आप लोगों से बोली कि एटलीस्ट 1 हेड, बहुत ढंग से सुनिएगा ना, एटलीस्ट 1 हेड। और एक मैंने आप लोगों से बोला कि मुझे लास्ट एक प्रोबेबिलिटी और बता दो, एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, ठीक है। जैसे 3 चीजें आप लोगों से पूछ ली, एक पूछा एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, एक पूछा कि एटलीस्ट 1 हेड, और एक पूछा एटमोस्ट 1 हेड। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एग्जैक्टली 1 हेड पर।
कि मुझे फिक्स है कि भाई एक ही हेड चाहिए, है ना, मैं दोनों कॉइन को फेंकता हूं, दोनों कॉइन में से किसी भी एक कॉइन पर हेड आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि सर टोटल सिचुएशन, आप बोलोगे कि सर टोटल सिचुएशन हमारे पास कितनी है 4, टोटल सिचुएशन कितनी बेटा 4, इसमें से दोनों कॉइन में से सिर्फ एक ही कॉइन पर हेड आए, ऐसा कितनी बार हो सकता है? तो आप बोलोगे सर 1 टाइम यहां और 1 टाइम यहां, तो ऐसा कितनी बार पॉसिबल है जिसमें एग्जैक्ट 1 हेड आ रहा है दोनों के ही अंदर? तो आप बोलोगे सर ऐसा 2 टाइम पॉसिबल है, तो 2/4 मतलब क्या हो जाएगा बेटा 1/2, 2/4 मतलब क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर है ना चीज? ठीक है, अगली चीज समझना, ये दोनों वर्ड बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है, इससे क्वेश्चन बनता है, एक एटलीस्ट से और एक एटमोस्ट से, है ना। समझना चीज को ध्यान से, एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है मिनिमम, एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या है बेटा? मिनिमम, है ना। और एटमोस्ट वर्ड का मीनिंग क्या है? मैक्सिमम, एटमोस्ट वर्ड का मीनिंग क्या है? मैक्सिमम, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैंने आप लोगों से ऐसा बोला कि एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम कितना चाहिए? 1 हेड। अच्छा, एक छोटी सी चीज इमेजिन करना, मैंने आप लोगों को बोला कि मैं आपको क्लास में जब भी बिठाऊंगा जब आपकी जेब में मिनिमम 100 रुपीज हो, मिनिमम आपकी जेब में कितने हो? 100 रुपीज हो। इसका मतलब क्या समझना, किसी की जेब में 90 रुपए होंगे तो क्या मैं अलाउ करूंगा? क्या नहीं करूंगा ना, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या डाली कि मिनिमम, मुझे ये मतलब है कि एक जने की जेब में 100 रुपए मिनिमम होने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा 1000 रुपए लेके आ गया तो भी तो मैं उसको अलाउ करूंगा ना, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या थी कि मिनिमम मुझे एक जने की जेब में 100 रुपए चाहिए थे, है ना। तो अगर कोई बच्चा 1000 लाता तो भी मुझे अलाउ करना पड़ेगा ना, क्योंकि मिनिमम कंडीशन तो फुलफिल है। तो बस इसी चीज को समझना है, एटलीस्ट 1 हेड लिखा है, इसका मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक से कम होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि मिनिमम मुझे एक हेड चाहिए ही चाहिए। तो अब यहां देखना, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड। अच्छा, क्या मैं इसको ले सकता हूं? क्या बिल्कुल ले सकता हूं ना, क्योंकि मैंने कम से कम एक हेड की बोला, 2 आ जाए तो हमारे क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत जब होती है जब कम से कम एक हेड नहीं होता, है ना। तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड, तो फर्स्ट सिचुएशन को मैं ले सकता हूं, ठीक है, सेकंड सिचुएशन को भी मैं ले सकता हूं और थर्ड सिचुएशन को भी मैं ले सकता हूं, लेकिन मैं फोर्थ वाली सिचुएशन को नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता फोर्थ वाली सिचुएशन को? क्योंकि यहां पर कम से कम एक हेड नहीं है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब मिनिमम एक हेड होना चाहिए, तो मिनिमम एक हेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें एक भी हेड नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो हमारे पास 3 सिचुएशन बन गई आउट ऑफ कितना? 4। तो एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/4, ठीक है, क्लियर है ना चीज। नेक्स्ट चीज क्या कि एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड होना चाहिए। तो एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए? 1 हेड। मैक्सिमम आप लोगों के पास एक हेड। अच्छा सुनना, मैंने आप लोगों को बोला कि आपकी जेब में मैक्सिमम 10 रुपए होंगे ना तो ही क्लास में एंटर होगा। मैक्सिमम कितने रुपए? 10 रुपए होंगे तो अलाउ हो, उसके अलावा आप अलाउ नहीं हो। इसका मतलब क्या है? एक बच्चा 10 रुपए लाया अलाउ है, एक बच्चा 9 रुपए लाया अलाउ है, क्योंकि मैक्सिमम 10 रुपए होने चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं चलेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा 100 रुपए लेके आ गया, क्या वो अलाउ होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी मिनिमम, आपने कंडीशन क्या डाली कि मैक्सिमम हम 10 रुपए ही एक जने की जेब में अलाउ करेंगे, 10 से ज्यादा अलाउ नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बच्चा एक भी रुपए नहीं लेके आया, खाली आता क्या 0 रुपए, तो भी तो अलाउ है ना, क्योंकि आपकी कंडीशन मैक्सिमम की है, आपकी कंडीशन मिनिमम की नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा इन दोनों वर्ड में, यहां मिनिमम कंडीशन फॉलो होनी चाहिए और एटमोस्ट के केस में मैक्सिमम कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है। तो एटमोस्ट 1 हेड मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम एक हेड, एक से ज्यादा भी, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए। तो ये वाली सिचुएशन हम लोग ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि हमको मैक्सिमम एक हेड ही चाहिए था, यहां 2 आ गए, तो ये सिचुएशन हम लोग नहीं लेंगे। ये वाली सिचुएशन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, मैक्सिमम एक हेड अलाउ है। ये भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या मैं ये भी ले सकता हूं? क्या तो बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या थी? मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए, मिनिमम से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। तो ओवरऑल कितनी कंडीशन हुई? 3 कंडीशन आउट ऑफ 4, ये आपका आंसर, ठीक है ना। तो आपको 2 कॉइन के केस में एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला केस समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। कोई बच्चा नहीं समझ पाया है तो एक बार वापस से आप लोग चाहें तो रिकॉल कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो अब मेन चीज क्या, 3 कॉइन का केस हम एक बार और समझ लेते हैं, 3 कॉइन वाला, ताकि कॉइन पूरा खत्म हो जाएगा, है ना।
तो देखो क्या सिखाया, कोइन का अगर कोई भी केस आ जाता है तो सबसे पहली चीज आप लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का ट्राई करोगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालोगे तो 2 की पावर 3 कितने केस बनेंगे इसके, 8 केस बनेंगे, है ना। 8 केस निकालने का तरीका क्या है, तो 4 टाइम हेड लिख दो। क्या करोगे बेटा, 4 टाइम हेड और 4 टाइम टेल, है ना। 4 टाइम क्या कर दोगे, हेड और 4 टाइम टेल। उसके बाद 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, वापस 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल, और फिर आप लोगों को अल्टरनेट इसको हेड टेल लिख देना है, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, अगर हम 3 कोइन को टॉस करते हैं तो 8 केसेस बनते हैं। 8 केसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, और उसके बाद अल्टरनेट हम लोग इसको लिख देते हैं। तो ये हमारे पास केसेस बन जाते हैं टोटल 8। क्लियर है चीज यहां तक की, है ना। अब आप लोग आगे बात सुनना। अच्छा, इसको कर्ली ब्रैकेट में हम लोग पैक कर देंगे ना, तो ये जो होगा वो क्या बन जाएगा आप लोगों के पास में, सैंपल स्पेस, है ना। ये मैं समझा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। अब समझना, इसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा, जैसे मान लो फर्स्ट कि एग्जैक्टली 2 टेल, आप लोगों से बोल दिया कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, 2 टेल की प्रोबेबिलिटी। अगला आप लोगों से बोल दिया कि एटलीस्ट 2 टेल, अगला क्या बोल दिया, एटलीस्ट 2 टेल। और लास्ट क्वेश्चन इसमें आप लोगों को मैं ऐसा बोल दूं कि एटमोस्ट 2 टेल, ठीक है। अब आप लोग बहुत ढंग से सुनने की कोशिश करिएगा ताकि आप लोग पूरी चीज को समझ पाए, है ना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को यहां पर 3 कोइन को टॉस करने की बोला, तो 8 सिचुएशंस आप लोगों के पास बनी, आप लोगों ने इसको लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 टेल चाहिए, इसका मतलब फिक्स हमको 2 टेल चाहिए। तो फिक्स 2 टेल किस किस में हो सकते हैं समझना। एक सिचुएशन ये रही आपके पास जिसमें फिक्स 2 टेल है, और एक सिचुएशन आपके पास ये रही, एक सिचुएशन ये रही। तो 3 सिचुएशंस बनी ऐसी जिसमें एग्जैक्ट 2 टेल है। देखो 1, ये 2 और ये 3 सिचुएशंस ऐसी है जिसमें फिक्स 2 टेल है ना, 3 कोइन में से किसी भी 2 में। तो आप बोलोगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 3/8। क्लियर है चीज, ठीक है। अब अगली चीज को ध्यान से समझना, इतनी देर हमने उसी पर टाइम बिगाड़ा था, डिस्कस किया था। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, मिनिमम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम। एटलीस्ट का मतलब क्या, मिनिमम। तो मिनिमम हमको 2 टेल चाहिए, मिनिमम हम लोगों को क्या चाहिए, 2 टेल। मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो मिनिमम 2 टेल। इसका मतलब ये वाला मैं नहीं ले सकता हूं क्योंकि मुझे मिनिमम क्या चाहिए, 2 टेल चाहिए, यहां तो एक भी नहीं है। अच्छा, ये वाला भी नहीं ले सकता क्योंकि मिनिमम 2 टेल चाहिए। ये वाला भी नहीं ले सकता, ये वाला ले सकता हूं, ये वाला नहीं ले सकते हैं, ये वाला वापस ले सकते हैं, है ना। देखो इसको हम लोग ऐसे राइट बना रहे ना, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन हमारी थी, ये वाली सिचुएशन भी थी, ये वाली भी है और ये वाली भी है ना। आप बोलोगे सर इसको क्यों ले रहे हो, तो मिनिमम 2 टेल है, 2 से ज्यादा तो हो सकते हैं ना, मिनिमम 2 होने चाहिए। तो मिनिमम 2 होने चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप क्या बोलोगे कि सर 4 सिचुएशन आउट ऑफ 8, है ना। 4/8 को काट देना आप लोग, 1/2 बन जाएगा। अगला क्या, एटमोस्ट 2 टेल। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, मैक्सिमम। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हमको 2 टेल चाहिए। अब मैक्सिमम 2 टेल चाहिए मतलब 2 से कम अलाउ है ना। मैक्सिमम 2 टेल का मतलब क्या हुआ, अगर 2 से कम होंगे तो भी अलाउ है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा, 2 से कम होंगे तो अलाउ है क्या, तो पहला सिचुएशन अलाउ है क्योंकि 2 से कम टेल है, दूसरा सिचुएशन भी अलाउ है, तीसरा भी अलाउ है, चौथा अलाउ है क्या, क्या बोला, एटमोस्ट 2 टेल। मैक्सिमम 2 टेल होने चाहिए, 2 से ज्यादा अलाउ नहीं है। तो ये भी अलाउ है, ये वाला भी अलाउ है, ये वाला भी अलाउ है, ये वाला भी अलाउ है, केवल ये वाला अलाउ नहीं है क्योंकि एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 टेल। तो सिर्फ एक ही सिचुएशन ऐसी है जो उसको फॉलो नहीं कर रही है। तो आप जो आंसर देंगे ना, वो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, 7/8, ठीक है ना। तो ये वाली चीज समझा आप लोग। तो ये कॉइन का केस जो था वो आप लोगों के पास खत्म, है ना। एक बार अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो ब्रेक लेके वापस से पढ़ने की कोशिश करिएगा ताकि आप लोग चीज को सही सीख पाए। आगे बात करते हैं हम लोग डाइस के बारे में। देखो डाइस बहुत इजीएस्ट चीज है, लेकिन डाइस से क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके पास सबसे ज्यादा रहते हैं अकॉर्डिंग टू 10th बोर्ड पर्पस, ठीक है ना। तो डाइस के अंदर भी देखो आप लोग 1 डाइस को भी टॉस कर फेंकते हैं एक, और 2 डाइस को भी एक साथ आप लोग फेंकते हैं, ठीक है। 2 टाइप के केस बनते हैं, याद रखिएगा। जैसे उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम लोग अगर फाइंड आउट करते थे कॉइन में, तो आप लोगों को मैंने सिखाया था 2 की पावर n करना। 2 की पावर क्या, n करना, विजिबल है ना ये, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या, 2 की पावर n करना। यहां आप लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं भैया, 6 की पावर n करते हैं। यहां हम लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालते हैं, 6 की पावर n करते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहली चीज, अगर मैं 1 डाइस के बारे में बात करूं तो बहुत इजी चीज है। अगर 1 डाइस के केस में आप लोगों से कोई ऐसा पूछे
कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 मतलब कितना, 6, 6 चीजें है ना। अब ये 6 चीजों का सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास यही हो सकता है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से मेरी अगली बात को सुनने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने आप लोगों को इसमें ऐसा पूछा, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मैंने आप लोगों को इसमें पूछ लिया ओड की बताओ, मैंने आप लोगों को इसमें पूछ लिया प्राइम नंबर की बताओ, है ना, या मैंने आपको बोल दिया मल्टीपल ऑफ 3, या फिर क्या पूछ लिया, मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो देखो एक डाइस का क्वेश्चन तो बहुत इजीएस्ट होता है, आप लोगों को सिर्फ इसको पढ़ना आना चाहिए। इवन नंबर की बात करूंगा तो इवन कितनी बार आ सकता है, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। तो आप क्या बोलोगे, 3 सिचुएशंस आउट ऑफ 6, क्लियर है ना। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है तो आपको उसको काटना है 1/2। अगला क्या, ओड नंबर के बारे में, ओड नंबर की सिचुएशन देखो, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, तो वही 3 डिवाइड बाय 6 मतलब कितना, 1/2, ठीक है। अच्छा प्राइम नंबर बताना है, तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 2 से, तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर और 5 आपके पास प्राइम नंबर है, तो ये भी कितना, 3/6, 3/6 मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अगला मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के मल्टीपल, तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से, एक तो 3 है, एक और कौन सा है, 6 है, ये दो ही तो चीजें ऐसी जो 3 की मल्टीपल है। तो आप क्या बोलोगे, 2 सिचुएशन आउट ऑफ 6 मतलब इसका आंसर कितना, 1/3, ठीक है ना। तो ये 1 डाइस का केस बहुत इजीएस्ट होता है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, है ना। तो जैसे आप लोगों से कोई ऐसा बोले कि 2 डाइस का, तो 2 डाइस के लिए क्या, टोटल 6 की पावर 2, टोटल कितने केसेस होते हैं, 36 केसेस, है ना। अब देखो 36 केसेस बनते कैसे हैं, मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूं। जैसे ये फर्स्ट डाइस है, फर्स्ट डाइस में 1 2 3 4 5 और 6 यही आ सकता है, ठीक है। सेकंड डाइस की बात करोगे आप लोग तो सेकंड डाइस में भी 1 2 3 4 5 और 6 ये आ सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, जब मैं इंडिविजुअल डाइस को फेंकता हूं तो 1 से 6 तक की सिचुएशन हो सकती है। तो दोनों डाइस की जब इंडिविजुअल सिचुएशन की बात कर रहे थे तब तो 1 से 6 1 से 6, लेकिन जब मैं दोनों को साथ लाता हूं तो हम लोग मर्ज कैसे करते हैं, समझना। मर्ज ऐसे करते हैं कि फर्स्ट डाइस में अगर 1 है तो मतलब किसी एक डाइस को तो कांस्टेंट रखना है और सेकंड डाइस को रोटेट करना है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि फर्स्ट डाइस पर सपोज 1 आ रहा है तो सेकंड डाइस पर 1 आ सकता है, तो 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, तो टोटल 6 सिचुएशन। ऐसे ही 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, मतलब इसको तो मैं ऐसे कांस्टेंट रख रहा हूं, इसके सभी नंबर को रोटेट कर रहा हूं इसके साथ, है ना। ऐसे ही फर्स्ट डाइस में अगर 3 आता है तो सेकंड डाइस में 3 1 3 2 3 3 4 3 4 3 5 3 6 आ सकता है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 आ सकता है, ऐसे ही 5 के साथ आ सकता है, ऐसे ही 6 के साथ आ सकता है, ठीक है ना। क्लियर है चीज, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना। आपने 2 डाइस को टॉस किया, मतलब 2 डाइस को एक साथ अगर थ्रो करते हो तो आप लोगों से मैं बोलूं कि दोनों डाइस को मिला के सम 7 आना चाहिए, दोनों डाइस को मिला के सम क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट करते कैसे, समझना। आप लोगों को फेवरेबल आउटकम्स का सैंपल स्पेस बनाना पड़ता है ना, आप लोगों को क्या करना पड़ता है, फेवरेबल आउटकम्स का सैंपल स्पेस बनाना पड़ता है। अब फेवरेबल आउटकम्स का हम लोग सैंपल स्पेस बनाते कैसे हैं, सुनना। सम 7 आना चाहिए, तो देखो एक के साथ 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी आ सकता है, ऐसे 2 के साथ, ऐसे 3 के साथ। तो आप ये देखो कि सम 7 कैसा रहा है, ध्यान रखना कभी भी रिवर्स नहीं करना, केवल सिचुएशन को फॉलो करनी है। यहां से एक एक नंबर को उठाते हुए चलोगे, यहां से मैंने 1 को उठाया, 1 के साथ 1 नहीं बन रहा है सम क्योंकि 2 बन रहा है, 1 के साथ 2 3 बन रहा है, 1 के साथ 3 4 बन रहा है, 1 के साथ 4 5 बन रहा है, 1 के साथ 5 6 बन रहा नहीं लेना, 1 के साथ 6 लेने पर क्या बन रहा था 7, तो पहला केस क्या बन जाएगा 1 6। क्लियर है चीज, है ना। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, यहां 1 6 आया, इसको पलटी मार दोगे 6 1, ऐसा करोगे तो एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जहां आप लोग गलत कर जाओगे। आपको करना कैसे है, सिर्फ इसको रोटेट करना है, इसको रोटेट करना है, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। तो 1 के साथ 6 पे आ रहा था 7, ऐसे ही 2 के साथ 1 पे नहीं बन रहा, 2 के साथ 2 पे नहीं, 2 के साथ 3 पे नहीं, 2 के साथ 4 पे भी नहीं, 2 के साथ 5 पर बन रहा है। तो आप लोग बोलोगे सर अगला केस 2 5 है ना, ये रिवर्स ऑटोमेटिक हो जाएंगे, हमको नहीं ध्यान देना, हमको सिर्फ यहां से एक एक को लेते हुए चलना है। अगला 3 को लूंगा तो 3 के साथ क्या चाहिएगा 4, ठीक है है ना, 3 के साथ 4 चाहिए तब 7 बन रहा है, ऐसे ही 4 के साथ क्या 3 बन रहा है ना, 5 के साथ क्या 2, और ऐसे ही आपके पास
6 के साथ क्या बन रहा है 1। अब देखो ऑटोमेटिक आपके पास ये रिवर्स हो गया है ना, 1 6 का 6 1 2 5 का 5 2, ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है थोड़ी सी तबीयत खराब है बट कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूरा करें। ठीक है ना, तो आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि एक एक को रोटेट करते हुए चलना है ना। 1 के साथ 6 था, फिर 2 के साथ 5, फिर 3 के साथ 3, 4 के साथ 3, 5 के साथ 2 और 6 के साथ 1। इसको रोटेट करना है, इसको रिवर्स करने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत बार ऐसा होगा डबलेट वाले क्वेश्चन में आप लोग अटक जाएंगे। क्लियर है चीज यहां तक की? ठीक है, अब आगे नेक्स्ट चीज क्या, मैं आप लोगों से ऐसा बोल दूं कि फर्स्ट वाले डाइस पर तो प्राइम नंबर चाहिए। फर्स्ट वाले डाइस पर क्या चाहिए? प्राइम। और सेकंड वाले डाइस पर चाहिए आप लोगों को ऑड नंबर। फर्स्ट वाले डाइस पर तो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। और सेकंड वाले डाइस पर चाहिए ऑड नंबर। अब आप लोग कैसे निकालोगे फेवरेबल आउटकम, समझना। अब यहां से अगर हमको फेवरेबल आउटकम्स पूछ ले तो हम लोग निकालेंगे कैसे? अच्छा, इसका आंसर तो देते हैं एक बार। इसका आंसर क्या? 1 2 3 4 5 6 केस। तो 6 केस है आउट ऑफ 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/6 है ना। अब देखो यहां से ध्यान देना चीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फर्स्ट नंबर पर तो प्राइम आना चाहिए और सेकंड पे ऑड आना चाहिए। तो आप पहले ऐसे बना लो, फर्स्ट पर प्राइम कौन कौन सा है? 2 है, 3 है और क्या है? 5 है ना। मतलब 2 3 5 चाहिए फर्स्ट डाइस पर। सेकंड पर ऑड नंबर चाहिए, तो सेकंड पर ऑड बना लो, 1 चलेगा, 3 चलेगा और एक और क्या चलेगा? 5 चलेगा। क्लियर है? तो जो हमको रिक्वायरमेंट है ना उसको आप लोग ऐसे बुक्सेस बना दो। अब आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं, तो पहले डाइस में 2 चलेगा तो 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 3, 2 के साथ 5। तो आप ऐसे लिखोगे 2 के साथ 1 है ना, 2 के साथ 3, 2 के साथ क्या? 5। नेक्स्ट ऐसे ही 3 के साथ भी 1 है ना, फिर 3 के साथ भी 3 और 3 के साथ क्या? 5। ऐसे ही 5 के साथ 1, ठीक है ना, और 5 के साथ 3 और नेक्स्ट क्या? 5 के साथ 5। अब यहां आपको प्रोबेबिलिटी पूछे तो 3 3 6 और 3 9 केसेस है। 9 केसेस है कितने में से? 36 में से। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 9/36 मतलब 1/4। ठीक है क्लियर है यहां तक की चीज? तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी बच्चे को कोई इश्यू होगा। आप लोग इसको बहुत ढंग से सुनिएगा ताकि आप लोग इस क्वेश्चंस को कर पाओ, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला केस हमारा कार्ड की तरफ। देखो कार्ड के अंदर कुछ भी नहीं करना है, आपको यहां से सिर्फ कार्ड के अंदर पता रखना है कि कार्ड के अंदर कौन कौन से ब्लैक कार्ड होते हैं, कौन से रेड कार्ड होते हैं, बस इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखो मैं डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम लोग कार्ड्स की बात करें तो टोटल कार्ड अगर आप लोगों को कोई पूछे तो ध्यान रखिएगा टोटल कार्ड 52 होता है। टोटल कार्ड्स जो होता है वो कितने होते हैं भैया? 52। जोकर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना। तो टोटल कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं। 52 जो कार्ड है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है इसका मतलब स्पेड में भी 13 कार्ड होंगे, क्लब में भी 13 कार्ड होंगे, डायमंड में भी 13 कार्ड होंगे और जो हार्ट है उसमें भी कितने होंगे? 13 कार्ड होंगे। तो टोटल 13 13 13 के 4 सेक्शंस होते हैं। तो 52 को हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक की चीज? अब सुनना आगे। ये जो स्पेड और क्लब है ना, इन दोनों को हम लोग ब्लैक कार्ड बोला करते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ब्लैक कार्ड्स बोला करते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेड और क्लब को ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, और ये जो डायमंड और हार्ट है ना, इनको हम लोग क्या बोला करते हैं बेटा? रेड कार्ड्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड कार्ड्स। ठीक है, अब मेरे साथ साथ आंसर देने की कोशिश करिएगा। मैंने आप लोगों को ऐसा पूछा कि किसी एक ताश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्ड्स को ताश, है ना। तो किसी कार्ड में से, किसी कार्ड की मतलब ताश की गड्डी थी, उसमें से हम लोगों ने कोई एक कार्ड लिया। उस एक कार्ड के ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप क्या बोलोगे? टोटल कार्ड कितने हैं? 52। उसमें से ब्लैक कितनी बार हो सकता है? तो 13 13 26 टाइम। तो ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या? 26/52, है ना। मैं आप लोगों से बोलूं एक कार्ड निकाला और उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी रेड होनी चाहिए, तो रेड कितना हो सकता है? 13 13 26, तो 26/52। क्लियर है चीज? मान लो मैं आप लोगों को बोलूं कि एक पत्ता मैं निकाल रहा हूं ताश की गड्डी में से और उस कार्ड की क्लब के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप लोग क्या बोलते हैं? सर 13/52, क्योंकि क्लब 13 हो सकता है आउट ऑफ 52। ठीक है, अच्छा डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 13 हो सकता है किस में से? 52 में से। यहां तक की चीज समझ में आई कि रेड कार्ड क्या थे और ब्लैक कार्ड क्या थे, इंडिविजुअल क्या था। ठीक है, अब आगे समझना कि जो ईच कैटेगरी में 13 13 कार्ड है ना, वो 13 कार्ड वापस आपस में डिवाइड होते हैं। वो कैसे डिवाइड होते हैं? सुनना, ये किंग, क्वीन और जैक, हर कार्ड के अंदर एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक क्या होता है? जैक होता है। इन तीनों को हम लोग फेस कार्ड बोला करते हैं। इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फेस कार्ड्स, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं आप लोगों से ऐसा बोलूं कि किसी ताश की गड्डी में से मैंने मान लो एक कार्ड को लिया
और उस एक कार्ड को लेने पर आपको मैं ये पूछूं कि ब्लैक कलर का फेस कार्ड होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर ब्लैक कलर का फेस कार्ड 3 तो स्पेड में और 3 किस में है, क्लब में। इसका मतलब टोटल 3 और 3 6 हो सकता है आउट ऑफ 52, है ना। बट मैं आपको ऐसा बोलूं कि किसी एक ताश की गड्डी में से एक कार्ड को अगर मैं लेता हूं और उस एक कार्ड के किंग होने की प्रोबेबिलिटी बताओ रेड कलर का, तो रेड कलर का किंग कितनी बार हो सकता है, 1 टाइम यहां और 1 टाइम यहां, 2 टाइम आउट ऑफ 52, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि डायमंड का फेस कार्ड होना चाहिए, तो डायमंड के फेस कार्ड 1, 2 और 3 हो सकते हैं आउट ऑफ 52, है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये तीनों फेस कार्ड है, ये तीनों फेस कार्ड है, ये तीनों क्या है, फेस कार्ड, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना एक इक्का होता है जिसको एस बोला करते हैं, है ना, सभी के अंदर, ठीक है। और बाकी के जो बचते हैं वो सब क्या होते हैं, नंबर कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि कौन सा कार्ड में कैटेगरी क्या होती है, ठीक है। बस इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सफिशिएंट है इस कार्ड के क्वेश्चंस को ऑपरेट करने के लिए ना। चलो भैया, अब हम लोग नेक्स्ट कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग ले लेते हैं यहां पर, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से पूरा हो जाए। देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। यहां मैं एक नेगेटिव लगाता हूं क्योंकि ये ऑप्शन थोड़ा फिर मिसमैच हो जाएगा ना। चलो भैया, यहां लगाते हैं हम लोग माइनस के 18/23, ठीक है। समझना, ये बोल रहा है कि कौन सा इवेंट जो है वो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भैया, हमने आप लोगों को बता रखा है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आप फर्स्ट ऑप्शन 1 से ज्यादा है, क्योंकि 8/7 करते हो तो 1 पॉइंट कुछ बनता है, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। सेकंड नेगेटिव हो गया, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अगला क्या है, वापस 1 से ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अगला क्या है, 0.004, इसको आप लोग लिखते हो तो ये क्या आएगा, 4/1000 आएगा ना, ये 4/1000 आ जाएगा। काट आप चाहो तो इसको काट सकते हो, 1 कितना बन जाएगा ये आपका 250, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता लग रहा है कि ये 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो बस इतना सा पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन शायद ये आपको विजिबल हो, ठीक है, देखते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप लोग चाहें अगर यहां पर ये डायग्राम आपको विजिबल नहीं है तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ए गेम ऑफ चांस, शायद ये 8th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स, मतलब यहां से कोई स्पिनिंग एरो है, अगर ये घूमता है तो ये कहां रुक सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर रुक सकता है, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इसका 8 पर पॉइंट आउट करना चाहिए। तो इस डायग्राम को अगर आप लोग देख पा रहे हो तो इस डायग्राम के अंदर 8 जो है ना वो 1 टाइम आ रहा है, 8 1 टाइम आ रहा है, कितने में से, आउट ऑफ 8 में से। तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8, है ना। ओड नंबर आना चाहिए, तो ओड नंबर कितनी बार आ सकता है, 1 3 5 और 7, तो 1 2 3 4 टाइम आ सकता है, कितने में से, आउट ऑफ 8 सिचुएशंस, ठीक है। एंड नंबर ग्रेटर देन 2, अच्छा ग्रेटर देन और इक्वल नहीं बोला, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 को कंसिडर नहीं करना, तो 2 से बड़ा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 सिचुएशन हो सकती है आउट ऑफ 8, ठीक है। क्या बोला, एंड नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा, तो 9 से छोटे तो सभी नंबर है ना 1 से 8, तो 8 आउट ऑफ 8 इसकी प्रोबेबिलिटी। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन था, है ना, ठीक है। तो ये भी आपका एक एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगला, A die is thrown once, किसी डाइस को हम लोग एक बार फेंकते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, मैं समझा चुका हूं कि किसी एक डाइस को हम लोग एक बार फेंकते तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। बताना है आपको प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, 2 से 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं और ओड नंबर, ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है। मैं आंसर लिख देता हूं, प्राइम नंबर का आपका 3/6 आएगा, और ये भी आपका 4 5 3 4 5 मतलब ये भी 3/6 आएगा, और ओड नंबर भी आपका 3/6 आएगा। ये आप लोगों को करना, करके देखना है ना, ठीक है। नेक्स्ट चीज, A box contain 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 9, मतलब ऐसा मान लो कि एक बैग के अंदर 90 बॉल पड़ी हुई, जिसके ऊपर नंबरिंग कर रखी हम लोगों ने 1 से लेके 90 तक की, ठीक है। हमसे ये पूछा है कि बताओ कि एक बॉल को अगर हम लोग निकाले तो वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो देखना टोटल नंबर कितना है, 90, टोटल नंबर कितना है हमारे पास 90, उसमें से 2 डिजिट नंबर चाहिए, मतलब 1 से 9 तक की चीज हमको नहीं चाहिए, है ना। तो 90 में से मैं 9 को माइनस कर लूं, कितने बचे, 81, तो 81 नंबर ऐसा है ना जो 2 डिजिट के हैं, क्योंकि 10 भी तो एक 2 डिजिट नंबर है ना,
तो आप लोग क्या बोलोगे, 2 डिजिट नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 81, कितने में से, 90 में से, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है ना, फिर 4 हो सकता है, फिर आपका 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 है ना, 36, 49, 64, 81 और 100 तो है ही नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जो किसी नंबर के स्क्वायर है, तो वो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसका आंसर क्या बोलोगे आप लोग, 9 आउट ऑफ 90, ठीक है। फिर ए नंबर डिविजिबल बाय 5, तो नंबर डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 की टेबल में आते हो, तो 5 की टेबल में 5 आता है ना, फिर 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 के बाद 55, फिर आपका 60 65 70 है ना, 75 80, ये 85 और ये 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप लोग कर सकते थे, 1 से 90 तक नंबर थे, 90 में 5 का डिवाइड करते तो ऑटोमेटिक 18 आ जाता, तो क्या बोलते थे इसका आंसर 18/90, ठीक है। क्लियर है ना चीज, है ना, बहुत इजीएस्ट चीजें हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके 15.2 का है, शायद ये न्यू बुक में ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे, है ना। इसका मतलब समझना चीज को, अगर मैं एक बच्चे की बात करूं श्याम और एक बच्चे की बात करूं मैं एकता, है ना, तो दोनों ही ट्यूसडे से सैटरडे तक घूमने जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। तो शाम की बात करूं तो ट्यूसडे को जा सकता है ना, वेडनेसडे को जा सकता है, थर्सडे को जा सकता है, फ्राइडे को जा सकता है, और सैटरडे हुई ना तो सैटरडे को जा सकता है। तो अगर आप लोग शाम के बारे में बात करते हो तो ट्यूसडे से थर्सडे, ट्यूसडे से सैटरडे मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ऐसे ही एकता के बारे में बात करोगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और एक क्या, सैटरडे। एकता के लिए भी ये 6 दिन, शाम के लिए भी ये 6 दिन, ठीक है। अब आगे की चीज सुनना, अगर मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूं, तो जैसे एक डाइस का क्वेश्चन होता है ना कि किसी डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट डाइस में आ रहे हैं और सेकंड डाइस में भी कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ध्यान से सुनना, आप लोग डाइस के क्वेश्चन में क्या करते हो, इन दोनों को मर्ज करते हो ना, तो मर्ज करोगे तो 6 आउटकम इसके 6 आउटकम इसके, तो टोटल 6 इंटू 6 कितना आउटकम मिलता है आप लोगों को, 36, है ना। 1 के साथ 1 1 के साथ 2, ऐसे ही इसमें भी अगर हम लोग इसको मर्ज करें ना तो समझना, शाम जो है वो 5 डे जा रहा है मार्केट और एकता भी 5 डेज मार्केट। अगर हम इन दोनों को साथ में कंपेयर कराएं तो टोटल अगर आप लोग आउटकम्स बनाएंगे, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, केवल समझना, अगर आप लोग टोटल आउटकम्स बनाएंगे तो टोटल आउटकम्स 5 इंटू 5 कितने मिलेंगे आप लोगों को, 25, है ना। अब वो 25 क्या होंगे उसको ध्यान से समझना, ट्यूसडे के साथ ट्यूसडे, ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे, मतलब शाम अगर ट्यूसडे को जाए तो एकता ट्यूसडे को जा सकती है, या वेडनेसडे को, या थर्सडे को, या इसके साथ फ्राइडे, या इसके साथ सैटरडे। ऐसे ही वेडनेसडे के साथ ट्यूसडे, वेडनेसडे के साथ वेडनेसडे, वेडनेसडे के साथ थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, है ना। जैसा डाइस वाला क्वेश्चन होता है ना, सेम का सेम फोटोकॉपी क्वेश्चन ये वो का वही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी कि सेम डे पर जाने चाहिए, मतलब सेम डे पर अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के आउटकम्स बनाता हूं, समझना, फर्स्ट क्वेश्चन के फेवरेबल आउटकम्स बना रहा हूं, तो अगर मैं यहां से फर्स्ट क्वेश्चन के आउटकम्स बनाऊं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सेम डे मतलब ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। तो आप क्या बोलोगे सर, ट्यूसडे ट्यूसडे हो सकता है ना, वेडनेसडे वेडनेसडे हो सकता है, फिर थर्सडे थर्सडे हो सकता है ना, और फ्राइडे फ्राइडे हो सकता है, और एक और क्या, सैटरडे सैटरडे हो सकता है, तभी तो सेम डे होगा। तो क्या बोलोगे, 1 2 3 4 और 5 सिचुएशंस ऐसी हो सकती है, कितने में से, 25 में से। ये आपका फाइनल आंसर, इसको कैंसिल आउट आप लोग कर लेना, 1/5 आएगा, ठीक है। समझना चीज को ध्यान से, कॉन्जिक्यूटिव डेज, कॉन्जिक्यूटिव डेज मतलब क्या हुआ कि लगातार दिन होने चाहिए, तो समझना लगातार दिन। अच्छा, इसके फेवरेबल आउटकम्स को बहुत ढंग से नोटिस करना, ये काम की चीज है। अच्छा, लगातार दिन होने चाहिए मतलब अगर शाम ट्यूसडे को जाता है तो ये ट्यूसडे को जाएगी तो लगातार नहीं होगा, शाम ट्यूसडे को जाता है तो वेडनेसडे लगातार दिन है, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है ना। ऐसे ही शाम अगर वेडनेसडे को जा रहा है और ये मान लो ट्यूसडे को गई हो, तो वेडनेसडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ये भी कंटिन्यूस डे है, वेडनेसडे ट्यूसडे। और ऐसे ही वेडनेसडे के साथ थर्सडे जाएगी तो भी तो लगातार हुआ, तो वेडनेसडे के साथ थर्सडे हो सकता है। ऐसे ही थर्सडे की बात करोगे तो थर्सडे के साथ वेडनेसडे हो सकता है और थर्सडे के साथ फ्राइडे हो सकता है। तो आप बोलोगे सर थर्सडे के साथ वेडनेसडे हो सकता है और थर्सडे के साथ क्या हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है। ऐसे ही फ्राइडे के साथ थर्सडे हो सकता है ना, फ्राइडे के साथ थर्सडे हो सकता है, और ऐसे ही फ्राइडे के साथ क्या हो सकता है, सैटरडे। लेकिन सैटरडे के साथ सिर्फ क्या हो सकता था,
फ्राइडे। तो टोटल काउंट कराओगे तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल 8 सिचुएशन से आउट ऑफ 25। ठीक है, क्लियर है। फिर डिफरेंट डेज, तो ये तो बहुत इजी, डिफरेंट डेज मतलब ट्यूसडे के साथ ट्यूसडे नहीं होना चाहिए, तो बाकी के 4 केस, इसमें भी 4 4 4, ऐसे सभी में 4 4 केस, मतलब क्या बनेगा 20 आउट ऑफ कितना 25। या फिर ऐसा बोल दो 5 दिन ऐसे थे जिसमें सेम था, तो बाकी के 25 में से 5 दिन हटाओगे तो 20 दिन ऐसे होंगे जब वो अलग अलग दिन जा रहे हैं। क्लियर है ना चीज, तो इजीएस्ट चीज है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपके बिल्कुल बोर्ड में बनने के चांसेस रखता है और मे भी पूछा हुआ भी होगा। क्या लिखा है कि ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। किसी बैग के अंदर 5 तो रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल्स है, तो लेट मैं ये मान लेता हूं कि ब्लू बॉल की अगर मैं बात करूं तो ब्लू बॉल मैंने मान ली सपोज x है, ब्लू बॉल्स हमने कितनी मान ली x है। तो समझना, अगर आपसे मैं ऐसा बोलूं कि मुझे टोटल बॉल बताओ, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि सर आप ब्लू बॉल को x मान रहे हो और 5 आप लोगों के पास में रेड बॉल है, इसका मतलब टोटल बॉल कितनी होगी 5 प्लस x हो गई ना। ठीक है ना, क्योंकि x हमने ब्लू बॉल मान ली और 5 हमारे पास रेड बॉल है, तो कितनी हो गई 5 प्लस x। ठीक है, अब क्वेश्चन को बहुत ढंग से सुनिएगा कि ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, तो ब्लू बॉल x हो गई थी, रेड बॉल आपके पास 5 हो गई, तो 5 प्लस x। फिर क्या बोला सुनना, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल, है ना। अब यहां से एक छोटी सी लाइन लिखनी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझना क्या बोल रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल, इसका मतलब मैं यहां लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ब्लू बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ठीक है, फिर क्या इज मतलब क्या इक्वल, डबल मतलब क्या 2 इंटू किसके डबल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल, तो यहां पर मैं लिख दूं क्या 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, है ना। तो सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए कि एक बैग के अंदर 5 तो रेड बॉल है और कुछ x जो होगी वो आपके ब्लू बॉल्स हो गई। टोटल बॉल की बात करूंगा तो 5 प्लस x हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लैंग्वेज लिखी थी उसको फॉलो करना है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज मतलब इक्वल, डबल मतलब ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो p ऑफ रेड बॉल। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल के बारे में बात करूं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ब्लू कितनी है x, कितने में से 5 प्लस x में से, है ना। ये किसके इक्वल है 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है 5 है ना, कितने में से 5 प्लस x में से, 5 प्लस x है, 5 प्लस x कैंसल, x इज इक्वल टू 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10। तो आपको इसने पूछा कि ब्लू बॉल कितनी थी स्टार्टिंग में, तो कितनी थी भैया 10 थी। क्लियर है ना चीज यहां तक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, इसको भी ढंग से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या बोला कि अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक, किसी बॉक्स के अंदर टोटल 12 बॉल्स है ना, तो किसी बॉक्स के अंदर टोटल हमने बोल दिया कि टोटल ये 12 बॉल है, इसमें से ब्लैक कितनी है x है, इसमें से ब्लैक बॉल कितनी है आप लोगों के पास में x है। ठीक है, अच्छा सुनना, अगर मेरे पास टोटल बॉल 12 है उसमें से ब्लैक अगर x है, तो यहां अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकालूं, यहां मैं आपको बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल बताओ, तो x होगी कितने में से 12 में से, तो x बाय 12 हो जाएगी क्या, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है ना, क्योंकि टोटल बॉल 12 थी उसमें से x ब्लैक है, मुझे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ब्लैक के x है आउट ऑफ कितना 12। ठीक है, अगला क्या, नेक्स्ट क्या, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट विल बी ए ब्लैक बॉल, तो ये तो अपन ने निकाल ली x बाय 12। आगे क्या बोला, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, 6 मोर ब्लैक बॉल, तो नई सिचुएशन के अंदर, सेकंड सिचुएशन के अंदर मैं ऐसा बोल दूं क्या कि टोटल बॉल कितनी हो जाएगी, टोटल पहले 12 थी इसमें x को डाल दी, तो टोटल बॉल कितनी हो गई 12 प्लस x। अच्छा, इस 12 प्लस x में से अगर मैं ब्लैक बॉल की बात करूं तो ब्लैक 6 बॉल डाली, एक मिनट, क्या बोला कि आपको x नहीं 6 ब्लैक बॉल और डाल दी, है ना, तो पहले 12 थी अब 6 और डाल दी, तो टोटल बॉल कितनी हो जाएगी 18। ठीक है, लेकिन वो जो 6 बॉल ऐड करी ना वो 6 बॉल ब्लैक है, तो पहले ब्लैक कितनी थी x, तो अब ब्लैक भी 6 बढ़ जाएगी ना। ठीक है, पहले टोटल 12 थी उसमें से ब्लैक x थी, अब 6 बोले हमने डाली है और वो 6 ही बॉल ब्लैक ही है, तो टोटल 12 प्लस 6 18 हो जाएगी, उस 18 में से ब्लैक बॉल कितनी हो गई, तो x प्लस 6। क्लियर है ना चीज। ठीक है, अब आप लोग आगे की चीज को सुनना, यहां अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, यहां अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं सेकंड सिचुएशन में, तो क्या बोलोगे ब्लैक बॉल x प्लस 6 है, कितने में से 18 में से, कह सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लू सेकंड। ठीक है, क्लियर है।
अब क्या बोल रहा है सुनना, आर पुट इन द बॉक्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल क्या आ रही है, x प्लस 6/18। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बहुत ढंग से बात को सुनना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल कितनी थी, x प्लस 6/18 है ना। ये जो है वो इज मतलब इक्वल, वो अब क्या हो गई, डबल हो गई। किसका डबल हो गई, जो पहले थी उसका। पहले थी प्रोबेबिलिटी कितनी, x/12, इसका क्या हो गई, डबल हो गई। इस x/12 का क्या हो गई, डबल हो गई, है ना। तो अब इसको कैंसल आउट करोगे, 6 से 3 टाइम, 6 से कितनी बार, 2 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे आप लोग। ये हो रहा था आपका, अच्छा 2 से 2 तो कैंसिल ही हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x इज इक्वल टू x प्लस 6, ये इधर आ जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब पहले जो ब्लैक बॉल थी आपके पास वो कितनी थी, 3। क्लियर है ना चीज। तो ये क्वेश्चन आपको ऑपरेट करना आने चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखो, ये शायद आप लोगों को हो सकता है विजिबल ना हो, बट मैं इसको या तो लिख देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, ए जार कंटेंस 24 मार्बल्स। तो आप लोगों को ये बोल रखा है कि टोटल 24 क्या है, मार्बल्स है। मतलब आप ऐसा मान लो कि टोटल 24 बॉल है, ठीक है, उसमें कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है। मतलब ये 24 की कैटेगरी हो गई, एक तो ग्रीन हो गई और एक क्या हो गई, ब्लू हो गई। ठीक है, इसका बहुत इजीएस्ट मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज 2/3। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दे रखी है, 2/3। तो आपको ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। बहुत इजीएस्ट चीजें हैं, समझना। अच्छा, यहां प्रोबेबिलिटी ग्रीन की बोल रखी है 2/3, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी बोल रखी है, 2/3। आप मुझे एक बात बताना, ये 3 क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। ये 3 क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, ठीक है। और ये 2 क्या है, फेवरेबल आउटकम्स। इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग टोटल 3 बॉल थी, उसमें से 2 बॉल क्या है, ग्रीन है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, लेट हमारे अकॉर्डिंग 3 को मैं 3x टोटल मान लू, 3 को मैं क्या मान लू, 3x बॉल क्या होगी टोटल, क्योंकि 2/3 प्रोबेबिलिटी ना, मतलब क्या हमारे अकॉर्डिंग 3 बॉल टोटल है, उसमें से 2 क्या है, ग्रीन है। तो 3 की जगह मैंने, ये रेशो है ना, फ्रैक्शन मतलब रेशो, तो इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x ग्रीन हो गई और 3x क्या हो गई, टोटल बॉल हो गई। तो इस 3x में से ग्रीन बॉल तो 2x है, इस 3x में से ग्रीन बॉल कितनी है, 2x है, और 3 में से 2 जाएगा तो x बॉल क्या आ गई, ब्लू आ गई। क्लियर है चीज। अब समझना, क्वेश्चन में ये बोला है कि टोटल 24 बॉल है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या मैं ऐसा बोल दूं, मेरे हिसाब से अगर मैं टोटल बॉल की बात करूं तो मेरे हिसाब से टोटल बॉल 3x है, क्वेश्चन वाले के हिसाब से टोटल बॉल कितनी है, 24 है। मेरे हिसाब से टोटल बॉल 3x है, क्वेश्चन वाले के हिसाब से कितनी है, 24 है। तो 3x अगर 24 है तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 8 24। कहता है ऐसा, अगर 3 8 24 है तो ब्लू बॉल आपके पास 8 थी और ग्रीन बॉल पूछे तो कितना था, 16 था। क्लियर है ना चीज। तो बहुत इजीएस्ट चीजें थी ये, मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी को समझाने की कोशिश करी। तो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रोबेबिलिटी वाला सेगमेंट था, चैप्टर था, वो एक तरह से पूरा मैंने इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया। आई होप आप लोग समझे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पूरा जो वन शॉट वीडियो था ये आपको कितने % समझ आया, और समझ आया है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।